परमाणु संरचना चैप्टर के अंतर्गत आज का विषय वस्तु है परमाणु मॉडल। परमाणु के मौलिक कण खोज हो जाने के बाद वैज्ञानिकों ने उसकी संरचना, उसके गुण दोष आदि का गहन अध्ययन किया। अब उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि ये तीनों कण परमाणु में किस तरह व्यवस्थित है। इसी को जानने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया और उसी को परमाणु मॉडल कहा गया। तो सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि जो वस्तु बहुत बड़ी होती है अथवा जो वस्तु बहुत छोटी होती है, जिसको हम उसकी विशालता के कारण पूरा नहीं देख सकते अथवा उसकी सूक्ष्मता के कारण पूरा नहीं देख सकते, ऐसी वस्तु का आकार केवल हम गोलाकार मान लेते हैं, अपने दिमाग में उसकी गोल कल्पना कर लेते हैं। तो परमाणु भी बहुत छोटा कण है, इसलिए इसको सभी वैज्ञानिकों ने गोलाकार माना कि परमाणु गोलाकार है। अब उस गोलेकार संरचना में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह व्यवस्थित है, यही बताने का प्रयास सर्वप्रथम जे थॉम्सन ने किया, जिसे कहा गया जे थॉम्सन मॉडल। इन्होंने बताया कि परमाणु गोलाकार है, उसमें तीन कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये थॉम्सन के समय में न्यूट्रॉन नहीं था, न्यूट्रॉन नहीं खोजा जा चुका था, इसलिए केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ही कंसेप्ट को क्लियर किया गया। उस समय परमाणु की संरचना एक तरबूज से की गई, जिसे तरबूज मॉडल ही कहा गया। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से तरबूज के दो भाग होते हैं, एक खाने वाला भाग और बीच में उसका बीज होता है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह है और जो हमारा खाने वाला भाग है वो प्रोटॉन की तरह, अर्थात प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन समाया हुआ है। इसे इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा, जो क्या है? बीज है। और ये क्या है? खाने योग्य भाग है। खाने योग्य भाग है, इसे क्या कहा गया? प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, इसलिए इसे पुडिका मॉडल भी कहा गया। पुडिका मॉडल परमाणु का पुडिका मॉडल। अब जैसे ही उन्होंने अपना ये मत प्रस्तुत किया, लोगों के मध्य लोगों ने इसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया। कमी क्या थी? तो थॉम्सन मॉडल की कमी, थॉम्सन मॉडल की कमी।
लोगों ने कहा ठीक है, आपका ये परमाणु मॉडल एकदम करेक्ट है, परमाणु गोलाकार है, नो डाउट इन इट। परमाणु में दो कण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें भी नो डाउट नहीं। ये खाने वाला भाग आपका प्रोटॉन है जो कि धनावेशित है, ये लोगों ने ज्ञान कर लिया था, धनावेशित कण। और बी आपका इलेक्ट्रॉन है तो इसे ऋणावेशित कण भी कहा जाएगा। अब लोगों ने कहा कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर अर्थात धनावेशित चार्ज ऋणावेशित चार्ज के बराबर होगा। तो धनावेशित चार्ज और ऋणावेशित चार्ज जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, अर्थात परमाणु अस्तित्वहीन हो जाएगा। परमाणु अस्तित्वहीन होगा अकॉर्डिंग टू ये थॉम्सन मॉडल जो उन्होंने कोड़ी का मॉडल अपना दिया था या कार्बन मॉडल दिया था। क्यों? क्योंकि धन और ऋण दोनों पास ही पास होते हैं, बीज के साथ बूंदे के साथ ही बीज लगा होता है, खाने योग्य भाग में ही ये बीज फंसा। लेकिन होगा किंतु परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। अब दोनों कहते हैं क्या होगा कि इनके अनुसार परमाणु अस्तित्वहीन होना चाहिए, लेकिन परमाणु का अस्तित्व बना रहता है, अर्थात ये थॉम्सन का यह मॉडल कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, अर्थात यह मॉडल क्या हुआ, गलत सिद्ध हो गया कि धन और ऋण दोनों कण एक साथ नहीं रह सकते। धन और ऋण दोनों कण एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और यदि रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को निरस्त करते हुए परमाणु के अस्तित्व को मिटा देंगे, परमाणु के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। अब जब ये थॉम्सन मॉडल खत्म हुआ तो प्रयास किया रदरफोर्ड ने, जिसे कहा गया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि परमाणु तो गोलाकार है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समाहित है, लेकिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो इन्होंने अपना एक मॉडल किया, प्रयोग किया, एक गोल्ड की पन्नी लिया और उस गोल्ड की पन्नी पर इलेक्ट्रॉनों का और प्रोटॉनों का संबंध दर्शाने के लिए अल्फा कण की बमबारी करना शुरू किया। अल्फा कण की बमबारी करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अल्फा कण जो होते हैं वो अधिकांश अपने मार्ग से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं अपने मार्ग से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है
वो अपने मार्ग से गए थे और उसी मार्ग से वापस भी हो जाते। क्या हुआ? अल्फा कण जो है ये अपने मार्ग से अधिकांश कण सीधे बिना विचलित हुए चले जाते हैं, लेकिन कुछ कण हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और कुछ हैं जो अपने मार्ग से गए और उसी मार्ग से वापस चले गए। यह प्रैक्टिकल इन्होंने स्वर्णपत्र की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा किया और निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? पहला निष्कर्ष, परमाणु के दो भाग होते हैं। परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में पाया जाता। तीसरा भाग निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि परमाणु का मध्य भाग धनावेशित व धनावेशित होता है, जिसमें परमाणु का धनावेशित कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाया जाता है। चौथा क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के भार के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये उन्होंने इस अल्फा कण के बौछार के द्वारा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के दो भाग, पहला भाग जो अधिकांश बहुत मच मोर पार्ट में है खाली होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है और अल्फा कण धनावेशित कण है, धनावेशित कण कौन? अल्फा कण। यह जब अधिकांश भाग खाली है, कोई रोकने वाला नहीं है, सीधे निकल जा रहा है। लेकिन जब कहीं कभी यही अल्फा कण इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है तो धन कण ऋण कण के द्वारा आकर्षित हो जाता है और अपना मार्ग बदल देता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अधिकांश किरणें निकल गई, माने अधिकांश भाग खाली है। जब कभी वो इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है तो अपने मार्ग से इलेक्ट्रॉन को विचलित कर देता है। इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आया, आकर्षित हुआ और अपने मार्ग से अल्फा कण विचलित हो गया। लेकिन जब कभी यही अल्फा कण सीधा नाभिक के संपर्क में आता है तो परमाणु का नाभिक भी धनावेशित कण है, जिसमें प्रोटॉन पाया जाता है। इस धनावेशित कण के कारण जब दो धन आवेश आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं और
अपने मार्ग से ही वापस लौटे। तो इस अपने प्रयोग द्वारा उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या? 4 निष्कर्ष। पहला केमिकल स्वाभाविक है जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होते हैं। दूसरा, परमाणु के 2 भाग होते हैं। तीसरा, परमाणु का मध्य भाग धनावेशित होता है जिसमें परमाणु गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं और वही परमाणु के भार के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस तरह से रसफोर्ड ने भी अपना मत परमाणु संरचना के संदर्भ में प्रस्तुत किया। धन्यवाद।